तो इस मनमोहक कर्मा नृत्य के साथ हम छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति का साक्षात्कार कर रहे हैं और बेहद ही शानदार प्रदर्शन था। जोरदार तालियों से कृपया इनका उत्साहवर्धन कीजिए। कर्मा केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि प्रकृति, समृद्धि, श्रम और सामूहिक जीवन का उत्सव है। और देखिए, आज इस शुभ अवसर पर इसी सांस्कृतिक विरासत के साथ हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री को विष्णुदेव साई जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बीच। आप आज मौजूद हुए, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सभी। तो देखिए, आज जब किसानों की बात हो रही है, लोक संस्कृति की झलक हम देख रहे हैं और खुद सरकार हमारे बीच मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, मंत्रीगण मौजूद है, तो आज आप भी सोच सकते हैं कि ये चर्चा कितनी सार्थक होने वाली है। ये संवाद जब मुख्यमंत्री का अन्नदाताओं से होगा तो वो कितना सार्थक निष्कर्ष निकलेगा। और मंच पर उनका स्वागत करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार की क्या क्या योजना है, किस तरह से किसानों के साथ सरकार कदम से कदम मिलाकर खड़ी है, उसकी एक एवी देखते हैं। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। ये सिर्फ खेत नहीं, ये लाखों किसानों की उम्मीद है। इसी उम्मीद को नई उड़ान देने का संकल्प, खेती को समृद्ध बनाने की सोच और किसान को विकास की धुरी मानने का विजन छत्तीसगढ़ की साई सरकार की प्राथमिकता है। गांव, गरीब और किसान, यही वो आधार हैं जिन पर विकसित छत्तीसगढ़ का सपना खड़ा है। जब सरकार की नीतियों के केंद्र में अन्नदाता हो तो बदलाव सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर में दिखाई देता है। बढ़ती कृषि, मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों का बढ़ता आत्मविश्वास और विकास की नई रफ्तार, यही उस सोच की पहचान है जिसके साथ विष्णुदेव साई सरकार किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। तो देखिए, जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है तो सबसे पहले किसान जागता है। जब पूरा शहर सो रहा होता है तब किसान अपने खेत में होता है। और ये है छत्तीसगढ़ की पहचान। छत्तीसगढ़ यूं ही धान का कटोरा नहीं कहा जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, सर कृपया मंच पर आइए, क्योंकि आज आप मौजूद हैं। आपने इतना कीमती वक्त निकाला है किसानों के लिए, हमारे लिए, अपनी जनता के लिए। आपका स्नेह ही है कि आपको इस ओर खींच कर लाया है। तो आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंच पर आइए। और इसी के साथ मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को आमंत्रित करूंगी। सर, आप भी कृपया मंच पर आइए। पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी का। तो आज का युवा भी खेती को नए नजरिए से देख रहा है। वो खेती को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक स्टार्टअप, एक बिजनेस और एक अवसर के रूप में देख रहा है। तो अगर युवा भी साथ है, अन्नदाता भी साथ है, पूरी जनता साथ है, तो मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप जो होगी, जो बातचीत होगी, वो भी आप समझ सकते हैं कि कितना खास होने जा रहा है। तो आज इस मंच पर सरकार है, प्रशासन है, वैज्ञानिक हैं, प्रगतिशील किसान हैं, महिला समूह हैं और हजारों किसान भाई बहन मौजूद हैं। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर वर्ग के लोगों की यहाँ बात होगी। यहाँ पर ज़्यादातर किसान ही मौजूद हैं। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पुष्पगुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी का वो अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे इस खास कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी खास बनाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साई जी का। खेत खलिहान, मेहनत और उम्मीद, छत्तीसगढ़ की पहचान, अन्नदाता की ताकत। हमारे इस खास कार्यक्रम किसान चौपाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी खुद मौजूद हैं। किसान परिवार से आते हैं, अभी भी कभी कभी खेती किसानी करते नज़र भी आते हैं। मुख्यमंत्री जी, एक बात पूछनी है कि जब इस कार्यक्रम की हम प्लानिंग कर रहे थे 5-6 दिन पहले, तो बारिश नहीं हो रही थी, बड़ी चिंता थी। अभी पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश है जी। तो किसान के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था जो है खुशहाल किसानी के लिए जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था कर रही है किसानों की।
एक तो अभी खेती किसानी का काम शुरू हो गया है और ऐसे अवसर में आपने आयोजन किया है खेती किसानी को लेकर, तो इसके लिए आपके जी न्यूज़ परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से किसानों के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, तो हमारी सरकार सिंचाई पर विशेष ध्यान दे रही है। वैसे तो भारत सरकार भी इसके लिए चिंतित है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार भी खेतों में पानी पहुँचे इसके लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। और अभी इसी साल की अगर बात हम करना चाहें या पिछले 2.5 साल की बात करना चाहेंगे, अभी पिछले महीना ही हमारी सरकार के 2.5 साल पूरे हुए हैं और 2.5 साल में ही 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सिंचाई योजना स्वीकृत किए हैं और करीब 1500 के करीब पुराने सिंचाई योजना थे जिसमें कुछ कमी थी। किसी का केनाल टूटा था, किसी में सिल्ट जमा था, किसी का गेट टूटा था, तो उसकी जानकारी हमने ली कि ऐसे कितनी योजनाएं हैं प्रदेश के अंदर जिनको कुछ मरम्मत की आवश्यकता है। तो विभाग वालों ने उनकी संख्या 1500 बताया था और हमने पूछा कि इनके मरम्मत में कितने पैसे लगेंगे, तो 2800 करोड़ रुपया उन्होंने बताया। तो हमने एक साथ 2800 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी और सिर्फ ये जो 1500 पुराने योजना है इनके मरम्मत हो जाने से करीब 76,000 एकड़ में सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा। और ये जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा 2.5 वर्षों में नई परियोजना के लिए स्वीकृत किए हैं, इसमें भी सिंचाई के रकबा में बहुत बढ़ोतरी होगी। इस साल हम लोग, चूँकि हमारा बस्तर का क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है और वहाँ के जो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी खेती पर ही आधारित हैं, उनका भी मुख्य पेशा खेती है और खेती में आगे बढ़ें इसलिए इंद्रावती नदी में 2 योजना स्वीकृत किए हैं, देऊर गांव और मटनार। ये करीब 1600 करोड़ रुपया का ये 2 योजना स्वीकृत किए हैं जिसमें करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होगी। और इधर आपका सिरपुर बैराज उसकी स्वीकृति दिए हैं 500 करोड़ का, 2,500 करोड़ का आपका सिकासेर से कोडार को जोड़ने की योजना है। तो इससे भी जो सिकासेर और कोडार के बीच में जितने गांव हैं वहां पर सिंचाई होगी और हमारा कोडार में भी बराबर पानी रहेगा। चूँकि सिकासेर में ज़्यादा पानी रहता है तो उसको पाइप से जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा कोडार भी वहाँ भी पानी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ में सिंचाई बढ़े इसकी चिंता कर रहे हैं। और एक भारत सरकार की योजना है और पूरे देश में 30 योजना स्वीकृत है, उसमें से एक योजना हमारे छत्तीसगढ़ में भी स्वीकृत है, वो है बगिया एमकेड। और ये पूरा ये हमारे गांव के पास ही है, मैनी नदी है, उसमें एनीकट का निर्माण होगा और ये प्रेशर से ये चलेगा पाइप से और इसमें 14 गांव जुड़ेंगे। करीब 5,000 हेक्टेयर से ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई होगी। तो ये भी छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि देश के 30 योजनाओं में से एक योजना छत्तीसगढ़ को मिला है। इस तरह से हम लोग बराबर चिंता कर रहे हैं कि हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुँचे। आपने कहा 2.5 साल हो गए, तो मोदी की गारंटी के तहत जो वादे आपने किए थे तो उसमें कितने पूरे हुए और कितनों में भी काम बाकी है आपके हिसाब से? 2023 के विधानसभा चुनाव में
हमारी पार्टी के वादे थे, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो अमुक अमुक काम होंगे, और उन सभी वादों को मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी की गारंटी कहने से गारंटी पूरा होने की गारंटी, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करा के रहते हैं। और 2.5 वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। एक तो पिछली कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोगों का एक तरह से हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। कहे कि सबका एक सपना होता है कि एक अपना घर हो, और इस तरह से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 24 घंटा के भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और जो राज्यांश होता है प्रधानमंत्री आवास में 40% राशि राज्यांश के रूप में उसकी व्यवस्था किए। और आज हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 2.5 वर्षों में ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से भी मिल गई है। और जो 60% राशि होती है भारत सरकार का, वो पूरी राशि भी मिली है। और आज 2.5 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा मकान बन के तैयार हो गए हैं। रोज़ 1600 मकान पूरे हो रहे हैं, 1600 मकान। और किसानों से भी वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदेंगे और 1 कुंटल का कीमत 3100 रुपया देंगे। तो दोनों वादा पूरा कर रहे हैं। लगातार 3 साल से हम लोग धान खरीद रहे हैं और इस साल करीब 25 लाख किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। और 2 साल का बकाया बोनस भी देने का मोदी की गारंटी में वादा था, उसको भी 1 महीना के अंदर, सरकार बनने के 1 महीना भी नहीं लगा, 13 दिसंबर को शपथ ली और 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस उसको भी देने का काम किए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए आज करीब 70 लाख हमारी माताओं को महतारी बंधन में हम हर महीना 1000 रुपया उनको उनके अकाउंट में देने का काम करते हैं। और उनको 28 किस्त दे चुके हैं। 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में हम लोग भेज चुके हैं। और अब तो बस्तर भी नक्सल मुक्त हो रहा है, तो वहाँ की हमारी माता बहनों का नाम भी महतारी बंधन योजना में जुड़ रहा है और उनको भी हम लोग किस्त दे पाने में सफल हो रहे हैं। इसके साथ साथ रामलला दर्शन योजना, इसका लाभ करीब 49,000 से ज़्यादा लोग ले चुके हैं। आपका बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना करीब 10,000 लोग इसका भी लाभ ले चुके हैं। और जो 5 लाख से ज़्यादा जो मजदूर भूमिहीन हैं, उनको भी पंडित दीनदयाल भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से साल में 1 टाइम उनको भी 10,000 रुपया देने का काम करते हैं। और जो घोटाले हुए थे पीएससी में, जो हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, वो भी वादा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी भी जांच कराएंगे। तो आज सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। तो इस तरह से 2.5 वर्षों में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को हमारी सरकार ने पूरा किया है। आपने रिकॉर्ड धान खरीदी की बात की इस साल, तो कांग्रेस ने तो इस पे काफ़ी राजनीति भी की है, लेकिन राजनीति को अलग हटा के अन्नदाता की आय बढ़े, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है?
देखिए, अन्नदाता की आय बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि हमारे देश के किसानों की आय दोगुनी हो, और इसी के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की भी उन्होंने शुरुआत की है, ताकि किसानों के खेत में पानी पहुँचे। और हम लोग भी यहाँ पर सिंचाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और कृषक उन्नति योजना हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। जो मैंने कहा कि 25 लाख किसानों का हम लोग 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते हैं, तो उनको प्रति क्विंटल एमएसपी के अलावे आज 3100 रुपया जो अंतर की राशि है उसको एक साथ देने का काम करते हैं, ताकि उनको मतलब धान की खेती में सहयोग मिले, और इसका अच्छा लाभ भी हो रहा है। हम लोग लगातार सहकारिता के माध्यम से पैक्स बढ़ा रहे हैं। इसके माध्यम से नज़दीक में लोगों को, हमारे किसान भाइयों को खाद मिले, बीज मिले, वहाँ पर लोन मिले, इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और दलहन तिलहन इसको बढ़ाने के लिए अगर खरीफ के मौसम में धान के रकबा में अगर हमारे किसान दलहन तिलहन की खेती करते हैं तो उनको प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता के रूप में उनको प्रदान करने का भी हम लोग प्रावधान किए हैं। और इसके साथ साथ ही उद्यानिकी में, मत्स्य पालन में, पशुपालन में, ये सब में भी मतलब उनको लोन की व्यवस्था किए हैं, ताकि हर दृष्टिकोण से उनकी आय में बढ़ोतरी हो। आपने जो ये कहा दाल तिलहन, तो छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अगर किसानों को और भी अलग अलग तरह की खेती के लिए प्रोत्साहित करे, इसकी कोई व्यवस्था अलग से? हाँ, वही मैंने कहा ना, दलहन तिलहन को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था किए हैं, ताकि वो लोग दलहन तिलहन की खेती में आगे आए हैं। और साथ ही साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, हॉर्टिकल्चर, हर्बल प्लांट, ये सब में भी विशेष जोर दे रहे हैं। वीबी रामजी योजना जो है वो लागू हो गई 1 जुलाई से, तो इस पे हालांकि विपक्ष जो है काफ़ी कटाक्ष करता है कि मनरेगा से इसकी तुलना करता है, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि योजना अलग कैसे है और इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी रामजी योजना लागू हो गया है, और इसके बहुत फायदे हैं। एक तो इसमें भुगतान निश्चित किया गया है, 15 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मजदूरों को मिलेगा, और अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज के रूप में उनको राशि देनी पड़ेगी। और पहले नरेगा में 100 दिन रोजगार की व्यवस्था थी, लेकिन 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। 25 दिन ज़्यादा उनको रोजगार मिलेगा। और विकसित भारत जी राम जी में 2 महीने छुट्टी भी रहेगी, कहे कि विशेषकर जब किसान का बुनाई का दिन आता है और एक अंतिम में लुवाई का दिन आता है, कटाई मिसाई का दिन आता है, तो उस समय उनको लेबर का प्रॉब्लम रहता है। तो इस समय 1-1 महीने की छुट्टी रहेगी, जी राम जी का काम बंद रहेगा, तो हमारे किसान के काम भी सुचारू रूप से चलेंगे। तो ये भी व्यवस्था जी राम जी में है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरह से नरेगा में तो कई तरह की शिकायत भी आती थी, उसमें भुगतान भी होता नहीं था और कई तरह के शिकायत उसमें आते थे, तो इसमें किसी तरह की शिकायत की भी गुंजाइश नहीं है। आपकी सरकार ने आवारा पशु के लिए गोदाम योजना शुरू की है। अब विपक्ष ये कहता है कि ये तो जो पुराना हमने गोठान किया था उसी की कॉपी है, तो कुछ अलग है या फिर एक ही है दोनों? नहीं, बहुत फर्क है। उन्होंने, कांग्रेस ने अपने समय में नारा दिया था, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, और हर पंचायत में इनका गोठान था, लेकिन नाम का गोठान था और कोई लोग अच्छा बना के रखे थे, कोई भी आते थे तो उसी को दिखा देते थे।
और बाकी हजारों की संख्या में हम लोग सब एक बार पार्टी से गोठान इंस्पेक्शन का कार्यक्रम रखे थे और हम भी गए थे। 5 गोठान या 10 गोठान ऐसा देखने का जिम्मा मिला था और उसमें हम गए थे तो कुछ भी नहीं था वहाँ। गाय तो छोड़िए, गाय का वहाँ पर चित्र भी नहीं था। और वर्मी खाद की लोग बात करते थे, जब गोठान में पानी ही नहीं रहेगा तो वर्मी खाद बनेगा कहाँ से। वहाँ तक बिजली नहीं पहुँची थी, वहाँ पर बोर नहीं था। और जब हम लोग इंस्पेक्शन के लिए गए, पार्टी का कार्यक्रम था, तो दूसरे जगह से ला के वहाँ पर गोबर रख दिए थे। वर्मी खाद का ठिकाना नहीं था, तो कुछ भी नहीं था। और कई जगह कुछ जगह गाय वाय रखे थे तो भूख से गायों की मृत्यु भी हुई थी। इस तरह का भी मामला था। खाली दिखाने के लिए कुछ रायपुर के आसपास के गोठान को ठीक से रखे थे। कोई भी बाहर से आते थे तो उसी को दिखा के वाहवाही लूटते थे। लेकिन अब हम लोग जो गोधाम योजना निकाले हैं, इसमें सही तरीके से उसमें हम लोग बजट का भी प्रावधान किए हैं और चरवाहा के लिए भी वहाँ पर पारिश्रमिक है, वहाँ पर उनका चारा की भी व्यवस्था है। और जो गोबर प्राप्त होगा, गौमूत्र प्राप्त होगा, उससे भी अनेकों तरह के प्रोडक्ट तैयार करने की योजना है। तो निश्चित रूप से हमारा जो ये गोधाम योजना है ये बहुत अच्छा रहेगा। सुशासन तिहार में आपने अलग अलग जगह इंस्पेक्शन किया, आप गए तो आपको क्या दिखा? सब ठीक है या कुछ कमी भी नजर आई? देखिए, 1 मई से लेकर 10 जून तक कुल 40 दिनों का हमारा सुशासन तिहार था। और इस दरमियान हम भी स्वयं अनेकों जगह गए, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण वो भी गए। और जहाँ तक हम 33 में से 31 जिले गए, 2 जिला हमारा रह गया किसी कारणवश, लेकिन 33 जिले गए तो हम अनेकों जगह बिना बताए गांव में भी गए और वहाँ पर चौपाल लगाए, किसी पेड़ के नीचे खटिया पटिया बिछा के, और वहाँ पर सैकड़ों लोग, गांव के लोग जुट जाते थे और उनसे सीधे बातचीत होती थी। और उनसे हम सरकार के विषय में पूछते थे कि जो सरकार आप लोगों ने बनाई है उसके विषय में क्या सोचते हैं, या जो हम लोग योजना चला रहे हैं उसका लाभ आप लोगों को कितना मिल रहा है, राशन समय पर आता है कि नहीं, आपके गांव में बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं, पटवारी रहता है कि नहीं, ये सब चीज़ पूछते थे। तो मुख्यमंत्री के नाते मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ। हमको थोड़ी बहुत कहीं पर शिकायत मिली, लेकिन अधिकांश जगह लोग सरकार के कामों से खुश थे। और कुछ जगह समाधान शिविर का भी आयोजन करते थे, क्लस्टर बनाकर 8 पंचायत, 10 पंचायत, 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर वहाँ पर हमारे अधिकारी सभी विभागों के स्टॉल लगाते थे और विभाग के योजनाओं की जानकारी भी देते थे और जो आवेदन आते थे उसका समाधान भी करते थे। कई काम तत्काल में भी समाधान शिविर में निपट जाता था। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो सेम डे अप्लाई किए तो उसी दिन उनको राशन कार्ड मिल गया, उनका आयुष्मान कार्ड बन गया, ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस मिल गया। तो इस तरह से कई काम तत्काल में जो होने वाले हैं वो सब वहाँ पर हो गए। बाकी जो थोड़ा दीर्घ अवधि के जो समस्या थे उनको भी निपटाने का काम हमारे अधिकारियों ने किया है। और सुशासन तिहार 1 मई से था, इसके पहले अप्रैल महीने में सभी कलेक्टरों को ये निर्देशन था कि आप लोग अपने ज़िले के जो भी राजस्व के पुराने पेंडिंग प्रकरण हैं उसको निपटाएं। और हम 3 जिलों का एक जगह समीक्षा बैठक भी लेते थे जिसमें वहाँ के एसपी, कलेक्टर और सारे विभागों के अधिकारी, हमारे सीएस, पीएस सभी अधिकारी रहते थे। और उसमें हम लोग बिंदु तय किए थे, करीब 24-25 बिंदु तय किए थे और बिंदुवार समीक्षा करते थे हम लोग समीक्षा बैठक में। तो उसमें भी जहाँ तक राजस्व प्रकरण के मामले हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि किसी किसी जिले में 10-10, 12-12 हज़ार पुराने राजस्व के जो पेंडिंग प्रकरण थे वो सबका भी निपटारा हुआ। और कुल मिला के सुशासन तिहार बहुत ही अच्छा रहा।
सरकार के लोग जनता के बीच में, उनके गांव में, उनके घर में गए, उनकी समस्या को सुने। और ये सब एक जो ईमानदार सरकार होगी वही ये साहस कर सकता है। ऐसे ही सरकार साहस कर सकती है जो हम लोगों ने किया। आपकी छवि बहुत सौम्य है, लेकिन आप गुस्से में भी दिखे थे। ऑन द स्पॉट कई एक्शन लिया अधिकारियों पे। सुशासन तिहार की बात कर रहा हूँ, इतना गुस्सा कैसे आ गया? अब देखिए, भगवान स्वभाव तो हमको विनम्र ही दिया है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जनहित की बात आती है तो आप लोगों ने देखा होगा 2.5 साल मुख्यमंत्री के नाते कई निर्णय बड़ी कठोरता से भी लिए हैं, और ये सब करना पड़ता है। और यही सुशासन कहलाता है कि जहाँ जनहित की बात हो और कोई गलती कर रहा है अधिकारी तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाए, यही सुशासन है, और वो हमने समय समय पर किया है। चलिए अब थोड़ी नक्सलवाद की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी चुनौतीपूर्ण रही इस खात्मे की, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये जो नक्सलवाद था और ये नक्सलवाद की जो समस्या ये जो थी, ये राष्ट्रीय समस्या थी, और हमको लगता था कि पता नहीं इसका कभी अंत होगा कि नहीं, समाप्त होगा कि नहीं, कि हमारे बस्तर के लोग ऐसे ही विकास से अछूता रहेंगे, ऐसा लगता था। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, और वो सरकार बनने के दूसरे ही माह जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ पर जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश हैं उनका सबका एक समीक्षा बैठक लिए। और उस समीक्षा बैठक में हमको पता चला कि पूरे देश का जो नक्सलवाद है उसका 75 से ज़्यादा प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है, और बाकी 25%, 25% नक्सलवाद ये 6-7 राज्यों में जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें बचा था। आपका झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब में बचा था। और करीब 77% नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। और इसका कारण ये था कि पिछली कांग्रेस की सरकार का सहयोग भारत सरकार को नहीं मिला था, और इसी वजह से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई रणनीति के साथ उनके खिलाफ में हमारे जवान लड़ाई लड़ना शुरू किए, और वही जवान जिनके साथ बराबर माननीय गृह मंत्री जी हम सब लोग संवाद किए, उनके साथ भोजन किए, उनको कोई घायल भी हो गया तो हम लोग अस्पताल में उनको देखने भी गए, एक आध कैजुअल्टी भी हुई तो उनको कंधा भी देने गए। तो इस तरह से जवानों का मनोबल बढ़ा, और वही जवान अदम्य साहस दिखाते हुए इस नक्सलवाद का समापन किए, और उस क्षेत्र की जनता का भी भरपूर सहयोग इसमें मिला। काहे कि वो लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते थे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते थे। तो इस तरह से मिला जुला सबके प्रयास से ये नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है, जो केरल प्रदेश से भी अगर एरिया वाइज देखें तो बड़ा है, और जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, तो अब वहाँ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और इसका श्रेय अब सबको है, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े हैं। खेती के साथ साथ उद्योग भी जरूरी है, तो निवेश हो, उद्योग लगे, इसके लिए राज्य में सरकार कुछ कर रही है? देखिए, हम लोग नई उद्योग नीति 2024-30 लाए हैं, और बड़ी मेहनत से हमारी उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम सभी वर्ग के लोगों से सलाह मशवरा करके, व्यापारियों से, उद्यमियों से, सबसे सलाह मशवरा करके ये उद्योग नीति को लाए हैं, और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है।
हम लोग देश में भी कई जगहों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद ये सब में जाके इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए हैं और जापान, साउथ कोरिया में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए हैं। तो सब जगह हमारी जो नई उद्योग नीति है उसकी सराहना हुई है और करीब 1-1.5 वर्षों के बीच में ही कहे कि उद्योग नीति बनाए उसके बाद 1-1.5 वर्ष ही हुए हैं, करीब 8 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। और खाली एमओयू नहीं हुआ है बल्कि धरातल में कई काम प्रारंभ भी हो गया है। आपका सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है, एआई बेस्ड डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है और कई उद्योग का यहाँ पर काम शुरू हो गया है। और इससे 3.5 लाख करोड़ का तो एनर्जी के सेक्टर में एमओयू हुआ है। हम लोग आने वाले 2-3 वर्षों में 30,000 मेगावाट मतलब पावर और यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे अपने प्रदेश में। तो हम लोग आने वाले 2-3 साल में पूरे देश में पावर सेक्टर में नंबर 1 हो जाएंगे। तो ये सब हमारी नई उद्योग नीति के कारण हुआ है। और नई उद्योग नीति में महिलाओं को प्राथमिकता दिए हैं। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी की जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दिए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम उसमें लागू किए हैं कि मतलब कई तरह की परेशानियां होती थी, कई दफ्तर जाना पड़ता था, समय की भी बर्बादी होती थी, लेकिन अब सिंगल विंडो सिस्टम के कारण इस परेशानी से हमारे उद्यमी बचेंगे। तो इस तरह से कई नए प्रावधान हम लोग नई उद्योग नीति में लाए हैं और इसमें रोजगार को भी विशेष महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी 1,000 करोड़ का निवेश करेगा या अपने उद्यम में स्थानीय लोगों को 1,000 रोजगार देगा तो उसके लिए 20 स्पोक की नीति अलग से है। विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था हमारी नई उद्योग नीति में है और इस नई उद्योग नीति का अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। एक सवाल महतारी वंदन योजना को लेके, तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि जैसे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में राशि बढ़ाई गई, आगे जाके यहाँ भी राशि बढ़ाई जा सकती है? देखिए, महतारी वंदन का अच्छा महिलाओं में क्रेज है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होती है और वो बहुत खुश नज़र आते हैं। और हम तो हर जगह जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, एक तो सबसे पूछते हैं कि कितनों को महतारी वंदन योजना का पैसा आता है, तो सबका हाथ उठता है, सभी हाथ उठाते हैं और हम पूछते हैं कि इससे क्या क्या आपको फायदे हो रहे हैं। तो जब कई तरह के फायदे गिनाते हैं, कोई माता ये बोलती है कि अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना जमा कर, तो कोई सिलाई मशीन की सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, कोई किराना दुकान है तो उसको बढ़ा रही है, कोई सब्जी का दुकान है उसको बढ़ा रही है। एक आध जगह तो ऐसा भी मिला कि सब महतारी वंदन के पैसे से प्रभु श्री राम का मंदिर भी आशीष से हमारी महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है और अभी तो खुश हैं सब। अब तो हम लोग बस्तर की महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ देना शुरू कर दिए। लेकर आपकी सोच क्या है और कैसे इसको लागू कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यूसीसी लागू होना ही चाहिए और इसकी पहल हम लोग भी अपने प्रदेश में कर दिए हैं। इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है, अपना काम कमेटी शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें हमारे ट्राइबल एग्जम्प्ट रहेंगे, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। धर्मांतरण कानून भी लागू हो गया, लेकिन अभी भी बहुत टकराव होते हैं धर्मांतरण के मुद्दों को लेके, तो इस पे कैसे रोक लग सकती है? देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए भी हम लोगों ने बड़ा कानून लाया है अपने प्रदेश में, देश के अन्य प्रदेशों का भी अध्ययन करके। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बिल आया है, धर्म स्वातंत्र बिल, ये सभी प्रदेशों से कठोर है
और निश्चित रूप से आगे चल के धर्मांतरण पर रोक लगेगी। ये जो धर्मांतरण के मामले हैं खासकर बस्तर क्षेत्र में, यहाँ विदेशी फंडिंग की भी बात आती है, तो इस पे कैसे रोक लग सकती है? बिल्कुल, जहाँ से भी इस तरह की शिकायत आ रही है तो उसकी जांच हो रही है और जांच में सही पाए जाने पर उस पर कठोरता से कार्रवाई होगी। ये जो घुसपैठिए हैं उनको रोकने के लिए आपकी सरकार ने एक अभियान छेड़ा था, खासकर बांग्लादेशी, तो उसकी क्या स्थिति है उस अभियान की अभी? बिल्कुल, हर जिलों में एसटीएफ का गठन हुआ है और एसटीएफ अपना काम कर रहा है और जैसे जैसे वो चिन्हित होंगे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। स्कूल में बच्चों के मंत्रोच्चार को लेके भी थोड़ा बहुत विवाद हुआ, कई संगठन जो है इस पे विरोध करते हैं, तो इस पे क्या कहते हैं जो मंत्रोच्चार बच्चों को? बिल्कुल, ये अच्छी पहल है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं, उनमें अगर राष्ट्र प्रेम की भावना जगती है तो क्या खराबी है इसमें। एक आखिरी सवाल राम मंदिर पे, आप एक राम भक्त हैं, तो जो कुछ चंदा चोरी हुआ है, जांच भी हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो चंदा चोरी की बात आ रही है, इस पर एसआईटी का गठन हुआ है और वो अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से कोई भी दोषीदार होंगे वो बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन क्या आप अभी दावे के साथ 2028 कह सकते हैं कि बीजेपी आपकी सरकार के काम के दम पे चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी और हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो हर समय लोगों के बीच में रहती है, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है। आप लोगों ने कोरोना का काल भी पूरे देश की जनता ने देखी है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता ही अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना के समय में लोगों के बीच में हर सहयोग के लिए खड़े थे और उसका खामियाजा भी हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता कोरोना के समय में मतलब काल के गाल में समा भी गए और लेकिन हमारी पार्टी हमेशा सुख दुख में लोगों के बीच में खड़ी रहती है। और आज कांग्रेस तो आपसी कलह में ही वो मतलब उलझी हुई है और कांग्रेस का कोई वॉइस हमको नहीं दिखता है, कहे कि इस देश की जनता का विश्वास वो खो चुकी है, कहे कि इनके कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फर्क रहता है। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं हैं और इस बात को जनता जान चुकी है। पिछले 18 से लेकर जो 5 साल की सरकार थी उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा जनादेश दी थी। मतलब हमलों से भी ज़्यादा 70 के करीब उनके विधायक हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 5 साल में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। एक भी जो उनके संकल्प थे घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, लेकिन उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए और आज भी उनके कई लोग जेल के अंदर में हैं, कुछ लोग बेल में हैं और कुछ लोग फिर जेल जाने की तैयारी में हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी अब कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करने वाली नहीं है, कहे कि जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से छली गई है और हमारी पार्टी बराबर लोगों के सुख दुख में खड़ी है। निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से सफलता मिलेगी, हम लोग फिर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है और कुछ किसान भाई भी आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसलिए अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू सोनाली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने जिस स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की कृषि विकास, किसान कल्याण और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार हमारे समक्ष रखे हैं, ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। और अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां इस आयोजन का वास्तविक उद्देश्य और आर्थिक जो अधिक सार्थक होगा
वो भी हम देखेंगे। और अब प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हमारे किसान भाई सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे और अपने अनुभव भी साझा करेंगे। इसके साथ ही अपने सुझाव भी रखेंगे और कृषि के भविष्य पर खुलकर यहाँ पर चर्चा होगी। तो आइए इस विशेष किसान संवाद की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सत्यप्रकाश, आप तमाम किसानों से बातचीत कीजिए और कौन कौन से विचार वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं वो जानने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार मुख्यमंत्री जी। और ये जो तमाम किसान आपके सामने बैठे हैं, पीछे भी बहुत सारे किसान बैठे हैं, ये सब बहुत आशान्वित रहे हैं आपकी सरकार से और उस आशा को आप पूरा करते रहे हैं। इनसे जब हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बताया। अब हम सीधे इनसे सुनवाते हैं। आपके सामने मुखातिब है कि क्या कहना। आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए। निशित कुमार अग्रवाल। क्या बताएंगे अपने बारे में, किस तरह की खेती करते हैं? मुख्यमंत्री जी आपके सामने हैं। हम तो धान की खेती करते हैं और सही करते हैं। इसमें कितना एकड़ में कितना उपजा लें? 30 बोरा एकड़ में लेते हैं। अच्छा, 30 बोरा 75 का रहता है बोरा। क्विंटल में कितना होता है 30 बोरा? 20-22 कुंटल रहता है। 22 क्विंटल। 22 कुंटल आ जाएगा। 22 क्विंटल प्रति एकड़ कमा लेते हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा। काम करते हैं लेकिन मेहनताना तो निकलता पड़ता है। कमाई तो अपनी जगह है लेकिन जो मेहनत आता है उसमें एक कन्वर्ट करके बराबर होता है। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका। अच्छा, 3100 रुपये मिल रहा है ना मिल रहा है। हाँ, प्रति कुंटल 3100 रुपये मिल रहा है प्रति क्विंटल। आपका क्या नाम हुआ? राम राम मुख्यमंत्री साहब। संतोष कुमार सोनकर, आरंग विधानसभा से खेती बाड़ी करता हूँ और धान की फसल लेता हूँ। धान लगाते हैं? जी जी। खेती वैसी बने कि धान की फसल के अलावा कुछ नहीं हो सके। डबरा है खेती। ऐसा? कितना एकड़ है खेती आपका? 11 एकड़ है। 11 एकड़ जी। तो 11 एकड़ में पूरा धान लगाते हैं? पूरा धान तो डबरा है कितना खेती, वो में दूसरा फसल हो नहीं सका। ऐसा? हाँ, मतलब गहरा खेत है? हाँ, गहरा खेत है। अच्छा, कोई दूसरा फसल हो नहीं हो? दूसरा फसल नहीं। तो सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई बोर साधन है जी। बोर 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 है? बोर है जी। अच्छा, तो आप कितना पैदा कर लेते हैं एक एकड़ में धान? 30-35 बोरा के एकड़ के हिसाब से आ जाते। 30-35 बोरा मतलब वही 22-30 क्विंटल। जी जी। 22-23 क्विंटल। जी। तो क्या क्या डालते हैं उसमें? खाद वगैरह क्या डालते हैं? खाद वही एरिया, डीपी, पोटास। ऐसा? जी। अच्छा 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 अच्छा। गर्मी में भी लेते हैं? जी सर। गर्मी में भी धान लेते हैं? जी जी जी। 2 फसल हो जाता है साल में? दो फसल। तो गर्मी में पैदावार बढ़ता है कि उतना ही रहता है? पैदावार बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 40 के करीब आ जाता है। अच्छा, तो उसका क्या कारण है? खरीफ में कम रहता है और गर्मी में धूप की वजह से भी सब प्रकार के मतलब कीड़ा मकोड़ा भी कम रहते हैं। अच्छा, बीमारी कम लगता है? बीमारी कम लगते हैं। अच्छा, बदरा उदरा भी कम होता है? जी जी। ठोस होता है? जी। है ना? चलिए बढ़िया है, अच्छा है। और तो जागरूक है मुख्यमंत्री गर्मी जी। का धान को क्या करते हैं? जी सर। गर्मी का धान को कहाँ बेचते हैं? और गर्मी का व्यापारी के पास भेज देते हैं, राइस मिल जाए चले जाता है। तो क्या भाव मिलता है उसमें? 1700 क्विंटल बिका है। 1700? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामलाल साहू है। मेरा 7.5 एकड़ खेत है। कहाँ से हैं? मैं लभांडी से। लाभांडी से? जी। 7.5 एकड़ जमीन है? जी हाँ, केवल धान बोता हूँ और मेड़ों में अरहर लगा देता हूँ। हाँ हाँ। और बाकी समय मतलब लकड़ी का छिड़काव कर देता हूँ उसमें। अच्छा, हाँ तो आपका भी मतलब खेत में खाली धाने होगा? हाँ, खाली धान है सर। और दूसरा नहीं होगा? दूसरा भी होता है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है, नहर से पानी पला के उसको करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। गर्मी में धान नहीं ले पाते? गर्मी में नहीं लेते हैं, लाकड़ी डाल देते हैं तो लाकड़ी, दूसरा फसल लाकड़ी हो जाता है। लाकड़ी मतलब मूंग? तिवरा। तिवरा, मसूर? हाँ, तिवरा मसूर। अच्छा, हाँ सर। तो बिना सिंचाई के उसको करते हैं? है सर। सिंचाई नहीं लगता है उसमें? उसमें सिंचाई नहीं लगता सर। तो कितना पैदावार हो जाता है? बिना सिंचाई का हो जाता है एकड़ में कम से कम 3 बोरा के आसपास। 3 बोरा? हाँ। अच्छा, हाँ चलिए। बिना निंदाई और गुड़ाई अरहर बिना कितना सिंचाई। कर लेते हैं वो मेड़ में जो? अरहर मेड़ में डालते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता, वो हो जाता है वैसे। अच्छा अच्छा। नहीं तो कितना कमा लेते हैं, कितना क्विंटल? अरहर कम से कम 1.5-2 बोरा अरहर हो जाता है। अच्छा, और लाकड़ी हो जाता है और खाने के लिए धान है। ऐसा ऐसा।
चलिए बढ़िया। तो कुछ तालाब वालाब भी बनाइए ना, मछली पालिए। तालाब धान से है। ज्यादा होगा ना, धान से ज्यादा फायदा होगा आपको। आप बताइए, आप बताइए। मछुआ किसान हैं आप? टिकम साहू, नमस्कार। नमस्कार। टिकम साहू, बोरिया खुर्द से हूँ, धान का खेती करता हूँ। धान की खेती करते हैं? हाँ, अच्छा, टिकम। टिकम साहू, बोरिया खुर्द। अच्छा अच्छा, कितना एकड़ है आपके पास? मेरे है तो लगभग 13-14 एकड़ में करता हूँ। हाँ हाँ, तो सब में धान लेते हैं? दोनों फसल धान लेता हूँ। दोनों फसल मतलब गर्मी में भी? गर्मी में भी। तो क्या है सिंचाई का साधन आपके पास? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल है। तो कितना ट्यूबवेल है? मेरे पास 3 है। 3 है। कितना एचपी का मोटर लगाए हैं तीनों में? तीनों में 3 HP का। 3 एचपी का। तो बिजली तो पूरा फ्री मिल जाता होगा आपको? नहीं, फ्री क्या है, 2 रेट है इसमें। एक फ्लैट रेट रहता है और एक वो जो 6000 यूनिट फ्री देते हैं सरकार। हाँ, तो हम लोग फ्लैट रेट वाले किए हैं। 3000 यानी 3 यूनिट में अपना आता है 350 रुपये महीना। हाँ हाँ। 350 रुपये तो साल में लगभग 4,000-5,000 के आसपास बनता है बिल। वो अपने को पोसाता है। और जैसे फ्लैट रेट मुफ्त वाले करवाए, 6000 यूनिट फ्री है। 6000 यूनिट के बाद अगर बिजली हम गर्मी में चला रहे हैं, धान बो रहे हैं, 2 महीने में तो 6000 यूनिट पार हो गए। उसके बाद अपने को बिजली बिल देना पड़ेगा, तो अपने को महंगा पड़ेगा। तो अपन एरिया पूरा किसान लोग फ्लैट रेट करवा लिए हैं कि अपने को कितना भी चलाए या न चलाए, प्रति HP 125 रुपये देते हैं। फ्लैट रेट में तो आपको 100 रुपया पर एचपी पड़ता है ना? 125 रुपया। 125 रुपया पर एचपी। करके। तो 6000 यूनिट से ज़्यादा चल जाता है? हाँ, गर्मी में अगर करे तो पानी गर्मी में ज़्यादा लगता है। अगर अब साल भर का 6000 यूनिट है तो साल भर का पर पंप चला रहे हैं तो 6000 से लगभग ज़्यादा ही हो जाता है। तो अब थोड़ा धान से अलग जाइए। अब नहीं, ये मक्का उक्का में जाइए। हमारे ये इलाका में धान के अलावा नहीं हो सकता। दूसरा भी चना भी करके देखे हैं। क्या शहरी इलाका है, रायपुर का जो बेल्ट है शहरी इलाका है। शहरी इलाका में मैं 4 साल 5 साल चना का किया हूँ। वही लड़ाई झगड़ा मारपीट, उससे अच्छा है फिर धान में वापस आया हूँ। ऐसा? हाँ, चना खेती करता था। तो चना में कैसे लड़ाई हो जाता है? चोरी, शहरी इलाका है। चना को चोरी करते हैं? हाँ, जब वो हो जाता है। हाँ, पुलिस केस भी हुआ है मेरे पास, यानी दोनों के प्रति। तो फिर धान में आना पड़ा। तो शहर से लगा हुआ। मक्का में नहीं होगा ना झगड़ा? मक्का में भी चोरी होगा। यहाँ हमारे शहरी इलाका में प्रॉब्लम है। अच्छा, मक्का भी चोरी होगी? हाँ। अच्छा अच्छा। कुछ और किसान हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे भी बातचीत कर लेते क्या हैं। है ना, अब थोड़ा धान बहुत पानी लेता है ना, तो अपने को पानी भी बचाना है, बिजली भी बचाना है, नहीं तो पेयजल की भी समस्या हो जाएगी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप क्या चीज़? जी, आलोक सिंह चौधरी, ग्राम सेमरिया, आरंग विधानसभा, जिला रायपुर। हाँ जी, पहले नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा जो कि हम लोगों को 3100 रुपया दी मिला धान का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले मंत्री, मैं ये मानता हूँ कि मैं खेती अपने हिसाब से करता हूँ, मौसम को और समय के देखते हुए। हाँ, मैं हाँ। किसी एक फसल पर कभी नहीं देता। यदि मैंने धान लगाया, धान के बाद यदि समय निकला, मैं लहसुन का अभी लहसुन का खेती भी किया हूँ और प्याज का भी किया हूँ, खीरा और ककड़ी भी लगाया हूँ, धनिया भी लगाया था, और अभी मैं बरसात के लिए धनिया की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं ये मानता हूँ कि कोई एक निश्चित फसल लगाने की नहीं सोचना चाहिए। यदि मेरे को समय मिला, मान लीजिए कि मेरा फसल पीछे हो गया चना बोने के लिए, तो तुरंत हम उड़द, मूंग और तिली में चले जाएं। और मेरे ऊपर अरहर भी लगा सकते हैं। परवर की खेती मैंने की है और परवर भी अच्छा होता है सब्जी में। और उसके बाद जो है वो कुंदरू, देसी कुंदरू, उसको भी मेड़ में लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा है खेती अच्छा। है। इस तरह से मैं अपना खेती कोई निश्चित नहीं रखता, समय के अनुसार खेती बदल तो देता हूँ। कितना आपका एकड़ है सरकार से आपके पास? कितना एकड़ है जमीन? 20 एकड़। एक साथ है? हाँ। एक ही जगह है? हाँ। तो मतलब एक तरह की जमीन है, जैसे खेत? नहीं, ऊंच नीचे थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे से ऊंचाई है? है, गड्ढा है। अच्छा। तो मैं जो है कि नया मैं एक चैलेंज स्वीकार करता हूँ। असल में मैं लाल गोभी, पत्ता गोभी जो है कोरोना के समय लगाया था। अच्छा। तो उसमें मीडिया वाले भी दिखाए थे, और लाल मूली भी लगाया था। कस्तूरी मेथी तो यहाँ घास के जैसे छत्तीसगढ़ में होता है, फेंक दो तो
10 रुपये फेंक दोगे तो वो समझ लीजिए कि 100 आदमी नहीं खा सकते। कस्तूरी मेथी। हाँ, अच्छा। इसलिए मैं ये समझता हूँ छत्तीसगढ़ की इस धरती में ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो नहीं होगा। मैंने जो है कि ये मीठा वाला भुट्टा क्या कहते हैं बहुत उसको, धन्यवाद आपका। स्वीट कॉर्न, उसको भी लगाया है, बहुत बेहतरीन स्वीट कॉर्न होता है। नहीं तो इतना खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा आपको किस में मिलता है? किस नहीं, खेती में? खेती जो है फायदा तो मेरे को ऐसे पत्ता गोभी में कोरोना आने से मेरे को 3 लाख घाटा हुआ। 3 लाख का बेचे वो कोरोना में कुछ बिक ही नहीं रहा था है? नहीं तो कोरोना के समय सब बंद हो गया। सबसे ज़्यादा मेरे को वही लाल पत्ता गोभी में घाटा हुआ, कोरोना कहीं नहीं लगा। मेरे को गर्मी में जो धान का फसल सबसे घाटा देता है। हाँ। और फायदे में धनिया में भी पाया और चना में भी पाया, तिवरा में भी पाया, अलसी भी लगाता हूँ। यदि समय के अनुसार करता हूँ तो सब फायदा। यदि समय की बात करते तो उसमें तो घाटा होना ही होना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि हम अक्टूबर माह में सरसों नहीं लगाए, दिसंबर में और जनवरी में लगाएंगे तो घाटा ही होगा। हाँ हाँ, ये तो हम आप- लोगों को लगाने के ऊपर आप है। दूसरे किसान को भी सिखाते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, मैं लगाता हूँ। मेरे अगल-बगल के किसानों को को भी बहुत लोग प्रोत्साहित जानते हैं, करिए। कृषि विभाग में भी जानते हैं, केवीकेस भी मेरे को सहयोग मिला है। ऐसा? और आपके सरकार की तरफ से मैं बहुत सरकार, और मेरे को छोटा ट्रैक्टर भी मिला है उद्यानिकी विभाग से। मैं मतलब ऐसा? खेती अपना नया नया करता रहता हूँ। अच्छा, तो ट्रैक्टर में सब्सिडी मिला होगा आपको, अनुदान मिला होगा? पूरा छोटा वाला पूरा फ्री मिला है। पूरा फ्री मिले? हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई है भाई जी। तो हमारे साथ और सर आगे बढ़िए। एक सयान किसान भी हैं। दादा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी आपके सामने, क्या चीज़ की खेती करते हैं आपका परिवार? अब हम किसानी धाने करथान और कहीं जिनिस नहीं हो। का नाम बाबा अपन के? पुरानी कौन गांव से? नाच बाना अच्छा। धान सुधार कहीं नहीं हो। अब वो में बहुत हो गए थे, 25 बोरा हो गई, ज़्यादा नहीं हुआ। 25 बोरा हो जाता? हाँ 25 बोरा एकड़ में 25 बोरा? एकड़ में हाँ 25 बोरा कमा लेता ना? हाँ। अच्छा, तो कई एकड़ अब सबे खेती है? नहीं हो, कोई 20 बोरा, कोई 25 बोरा ऐसे होते हैं। और कई एकड़ है खेती आपन के? और धान को है नहीं, कितना एकड़ खेती है? 20 एकड़। 20 एकड़ है मुख्य? 20 एकड़ है? 30 एकड़ है। हाँ, बड़े किसान है। तो 30 एकड़ में पूरा धान के खेती होते? हाँ, धानेज के खेती होती है, अब कहीं की नहीं। अच्छा। भाटा गांव है, अब बोर नहीं हो को कहीं। बिना बोर के सब हो जाते? बोर से के बिना बोर के होते? बिना बोर की। अच्छा, गर्मी में लेथा? और आधा में नहर पानी है, आधा अच्छा, में नहीं। नहर के पानी। कौन नहर के पानी आते? कौन नहर है? ये का नहर के बड़े नहर ला का कहते? गंगरेल वाला? गंगरेल वाला। गंगरेल वाला। हाँ। चलिए, बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने प्रत्येक किसान की बात को बेहद ही गंभीरता से सुना और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और आज का ये संवाद केवल प्रश्न और उत्तर का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि विश्वास, सहभागिता और साझेदारी का एक सशक्त उदाहरण था। मैं चाहूँगी, आग्रह करूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मंच पर ही मौजूद रहिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर से मैं चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित किया जाए, फेलिसिटेट किया जाए। तो आज की ये चर्चा ने ये संदेश दिया है कि आधुनिक तकनीक, नवाचार, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग अगर किया जाए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और इसके साथ ही किसानों की सक्रिय अगर भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, यही विकसित कृषि और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। और हमें विश्वास है कि आज इस मंच से निकले विचार और अनुभव प्रदेश के लाखों किसानों के लिए नई प्रेरणा बनेंगे और कृषि को अधिक आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसी सकारात्मक भावना और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही हमने जाना किस तरीके से
सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है, किस तरीके से किसान समृद्ध हो रहा है, सशक्त हो रहा है। न सिर्फ किसानों की हमने बात की, बल्कि लखपति दीदियों से भी हमने चर्चा की। एक महिला जो कभी घर में रहा करती थी, अब वो किस तरीके से बाहर निकल रही है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है और लखपति दीदी बन रही है। हमने कई महिलाओं से बात की, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो अब लखपति से करोड़पति भी बन रही हैं।